हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935। तो इस पर डिटेल में डिस्कशन शुरू करने के पहले हम इसका एक बैकग्राउंड देख लेते हैं कि आखिर इसकी पृष्ठभूमि क्या थी जो ये एक्ट बनकर तैयार हुआ। तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा 1919 का अधिनियम यानी कि जो एक्ट आया था 1990 का, उसे क्या कहते हैं? 1919 के एक्ट को एक और नाम से भी जानते हैं, वो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म अधिनियम। तो 1919 का जो एक्ट था उसमें एक प्रोविजन था कि 10 ईयर के बाद इसको क्या करना होगा, रिव्यू करना होगा। इसको रिव्यू करना होगा कि ये एक्ट कैसा काम कर रहा है और उसके बाद इसमें जो भी चेंजेस लाने होंगे वो लाया जाएगा। तो 10 साल के बाद 1919 के एक्ट को रिव्यू करने के लिए किसका गठन किया गया? साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन का गठन किया गया। बहुत लोगों को पता होगा, मैंने ये सब डिटेल में डिस्कस किया है ऑलरेडी। साइमन कमीशन के बारे में भी बताया है, नेहरू रिपोर्ट के बारे में भी बताया है, लेकिन फिर भी अभी मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ। रिवीजन भी हो जाएगा और समझने में भी आसानी होगी। तो साइमन कमीशन का गठन किया गया 1919 के एक्ट को रिव्यू करने के लिए। कब किया गया था? 1927 में। ऐसे तो 10 साल पे गठन करना था तो 1929 को गठन करना चाहिए था, लेकिन उस समय की सरकार को ऐसा लगा कि वहां पे उसकी सत्ता जा सकती है, इसलिए 2 साल पहले ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया। और जब साइमन कमीशन का गठन हुआ तो साइमन कमीशन जब भारत आया तो साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। साइमन गो बैक यानी कि साइमन कमीशन वापस जाओ। क्यों लगाए गए साइमन गो बैक के नारे? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो भारत में इसका बहुत विरोध किया गया और साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गए। और तत्कालीन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, लॉर्ड बर्किनहेड, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि भारत सचिव, उन्होंने भारतीयों को चैलेंज किया। क्या चैलेंज किया कि आप एक ऐसा संविधान का प्रारूप तैयार करके दिखाओ जो सभी भारतवासियों को क्या हो, मान्य हो, किसी को ऑब्जेक्शन ना हो, क्योंकि भारत क्या है, एक विविधता का देश है। तो बर्किनहेड ने यही देखकर क्या किया, भारतीयों को चैलेंज कर दिया कि आप एक ऐसे संविधान का निर्माण करके दिखाओ जो सभी भारतीयों को एक्सेप्टेबल हो। तो जब बर्किनहेड ने ये चैलेंज किया एक ऐसे संविधान को बनाने के लिए जो सभी को एक्सेप्टेबल हो, तो क्या एक सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, समिति बुलाई गई, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। और इसी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में नेहरू समिति का गठन किया गया, नेहरू कमेटी का गठन किया गया। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में ही नेहरू कमेटी का गठन किया गया और इसी नेहरू कमेटी की जो है वो रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट कहलाती है नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में ये आई थी। और साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 1927 में किया गया था। और जो नेहरू कमेटी है उसका गठन किया गया था मई 1928 में, 1928 में इसका गठन किया गया था। और नेहरू रिपोर्ट जो है वो अगस्त 1928 में आया था। मैंने इस सारे पे वीडियो एक एक टॉपिक पे अलग से बनाया है, साइमन कमीशन पे भी बनाया है और नेहरू रिपोर्ट पे भी बनाया है। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप देख लीजिए, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जब नेहरू रिपोर्ट आया नेहरू कमेटी की तरफ से, तो उसमें भी एक प्रारूप ही था, भारत के संविधान का ही प्रारूप था कि हमारा आने वाला संविधान ऐसा होना चाहिए। लेकिन इस पे मुस्लिम लीग को ऑब्जेक्शन हो गया और ब्रिटेन के संसद ने भी इसको मानने से इनकार कर दिया और साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई। साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई कब आई? 1930 ईस्वी में, 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई। तो अब
तक आपको ये समझने में आसानी हुई होगी कैसे घटनाएं हुई। ठीक है, एक्ट 1919 को रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन का गठन हुआ, जिसका भारत में क्या किया, विरोध किया गया। तो बर्किनहेड जो उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि भारत सचिव थे, उन्होंने भारतीयों को चैलेंज किया कि एक ऐसे संविधान का प्रारूप बनाकर दिखाइए जो सभी को मान्य होना चाहिए। तो सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, उसमें नेहरू कमेटी बनाई गई और जिसकी रिपोर्ट कब आई, 1928 में आई। और इसी बीच साइमन कमीशन भारत में 2 बार विजिट किया और 1930 में भारत में विरोध के बावजूद साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दे दी, 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी। तो इसी साइमन कमीशन पर डिटेल में डिस्कशन करने के लिए भारतीयों को आमंत्रित किया गया और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। और इस क्रम में कितने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। तो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था वो इसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर डिस्कशन करने के लिए किया गया था कि ये सभी इंडियंस आए। लंदन में इसका आयोजन किया था, वहां पर हम आकर डिटेल में डिस्कशन करेंगे और आने वाले जो भी एक्ट होगा उसका प्रारूप हम तैयार करेंगे। तो जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे उसमें से जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसका आयोजन किया गया था 1930 ईस्वी में, 1930 में। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में इसका आयोजन किया गया था। तो जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। क्यों नहीं भाग लिया, क्योंकि कांग्रेस उस समय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बिजी थी। तो ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा और असफल हो गया। तो फिर क्योंकि कांग्रेस इस समय नहीं आई थी, तो जो उस समय के वॉयसर आए थे इरविन, वो गांधी जी को बुलाते हैं वार्ता के लिए और एक पैक्ट होता है जिसे हम कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। तो जो गांधी इरविन पैक्ट होता है वो महात्मा गांधी और उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच होता है। कौन सा पैक्ट होता है, गांधी इरविन पैक्ट। ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। और फिर इस गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी दिलाने के लिए कराची का अधिवेशन होता है, कराची का कांग्रेस का अधिवेशन होता है। ये हुआ 29 मार्च 1931 को। तो गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी दिलाने के लिए कराची का कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया जाता है और कांग्रेस की मंजूरी मिल जाती है गांधी इरविन पैक्ट को। और उसके बाद महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कहाँ जाते हैं, लंदन जाते हैं और वहां पे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है। लेकिन वहां पर भी सांप्रदायिकता के मुद्दे पर और शेड्यूल कास्ट को अलग से सीटें देने के मुद्दे पर आम सहमति नहीं हो बन पाती और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचता है। और उसके बाद इसी बीच अंग्रेजों के द्वारा कम्युनल अवार्ड घोषित किया जाता है, कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक पंचायत। और इसमें जो शेड्यूल कास्ट थे उनको अलग से माइनॉरिटी कम्युनिटी की तरह अलग से सीटें आरक्षित उनके लिए की जाती हैं। उनको एक अलग ही ग्रुप बना दिया जाता है, मतलब कि उनको हिंदुओं से अलग करने की साजिश उस समय के सरकार के द्वारा किया जाता है। भारत में फूट डालने की राजनीति की जाती है एक बार फिर से। तो जो शेड्यूल कास्ट को सीटें हिंदुओं से अलग आरक्षित करने की बात करते हैं जब अंग्रेज, तो महात्मा गांधी इस पर तीखी प्रतिक्रिया करते हैं और आमरण अनशन करते हैं। उस समय गांधी जी पुणे के यरवदा जेल में थे। तो गांधी जी आमरण अनशन करते हैं और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक पैक्ट होता है जिसको पूना पैक्ट कहते हैं। और गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में ये पैक्ट होता है। इसमें जो शेड्यूल कास्ट थे उनको सीटों की संख्या बढ़ा दी जाती है। अंग्रेज जो 71 सीटें दे रहे थे उसकी जगह पर 148 सीटें दी जाती है। लेकिन
अलग से नहीं दी जाती, जैसे माइनॉरिटी कम्युनिटी के ग्रुप में डालकर नहीं दी जाती, हिंदुओं के अंतर्गत ही मानकर उनके लिए सीटें रिजर्व कर दी जाती है और वहां पर वोटिंग करने का अधिकार सभी को होता है, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत होता है। तो पूना पैक्ट होता है और उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, जिसमें कांग्रेस को आमंत्रित ही नहीं किया जाता है और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचता। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना एक ऑफिशियल पेपर जारी करती है, उनको तो आगे के लिए कानून बनाना ही था, तो उन्होंने एक ऑफिशियल पेपर जारी किया जिसे हम कहते हैं व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर एक ऑफिशियल पेपर होता है, हर कंट्री का होता है, हर देश में उसे अलग अलग नामों से जानते हैं। तो ब्रिटेन में इसे व्हाइट पेपर कहा जाता था। ये एक समझ लीजिए कि सरकारी दस्तावेज होता है और इसमें क्या था, जो आने वाला हमारा एक्ट था 1935 का, उसकी रूपरेखा थी, उसका प्रारूप था और इस पर समीक्षा करने के लिए एक ज्वाइंट सेलेक्टेड कमेटी बनाई जाती है। ज्वाइंट सेलेक्टेड कमेटी बनाई गई 1933 में, 1933 में। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं किसी भी एग्जाम में कि ज्वाइंट सेलेक्टेड कमेटी कब बनाई गई थी, तो ये 1933 में बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, लिनलिथिगो थे, जो आगे चलकर हमारे वायसराय भी बनते हैं, तो लिनलिथिगो इसके अध्यक्ष थे। और इस ज्वाइंट सेलेक्टेड कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1.5 साल के बाद दी, ऐसा नहीं था कि तुरंत ही दे दी। 1932 में तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद 1933 में व्हाइट पेपर सरकार ने जारी किया और ज्वाइंट सेलेक्टेड कमेटी बनाई और 1.5 साल के बाद लगभग 1934 के लास्ट में इसने रिपोर्ट दी, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की ज्वाइंट सेलेक्टेड कमेटी ने। उसके बाद उसको पार्लियामेंट में पास किया गया। हाउस ऑफ ब्रिटेन के पार्लियामेंट के 2 पार्ट हैं, हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड। तो उसके बाद इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पास किया गया, पार्लियामेंट में पास कराया गया, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड में इसको पास कराया गया। और फिर उस पर जो क्वीन थी उस समय की, उसके साइन हुए, महारानी के सिग्नेचर हुए। ये हुआ 2 अगस्त 1935, 2 अगस्त 1935 ईस्वी को इस पर महारानी ने साइन किया, ब्रिटेन की महारानी, और ये एक्ट बन गया। जैसे ही साइन हुआ पार्लियामेंट से पास हो गया और फिर क्या बना, 1935 का एक्ट हमारा बन गया। जैसे ही साइन हुआ ये एक एक्ट बन गया। तो आज हम अब डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में कि जो ये एक्ट था 1935 का, उसके क्या क्या मेन प्रोविजंस थे और आगे चलकर यही जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो हमारे संविधान में इसी एक्ट से बहुत सारे उसके प्रावधान हूबहू वैसे ही ले लिए गए। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, ये लागू कब से हुआ, 1 अप्रैल 1937 से ये लागू किया गया। और पहली बार था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इतना लंबा एक्ट भारत के लिए लेकर वो आए थे, और ये 2 पार्ट में था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें कि 321 सेक्शंस थे और इसके 10 शेड्यूल थे
और गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट अलग से वो लेकर आए थे। पहले बर्मा क्या था, हमारे भारत का ही एक पार्ट था, जिसे अभी म्यांमार कहते हैं, वो हमारे इंडिया का ही एक पार्ट था। लेकिन इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस एक्ट के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस एक्ट के द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। और कौन सा एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट दो पार्ट में लेकर आई थी, तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड गवर्नमेंट ऑफ वर्मा एक्ट। नाइनटीन 1935 बर्मा के लिए सरकार ने एक अलग एक्ट लाया, क्योंकि उसको भारत से वो अलग कर रही थी, एक अलग कॉलोनी, ब्रिटिश क्राउन के अधीन एक अलग ही कॉलोनी बना रही थी। इसमें थे 159 सेक्शंस एंड 6 शेड्यूल थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर, जो अब तक का ब्रिटिश गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एक्ट था। और इसमें हम देखेंगे कि इसके प्रोविजंस क्या क्या थे। ऐसे तो प्रोविजंस इसके बहुत सारे थे, लेकिन सबको नहीं देखेंगे। जो इसके मेन प्रोविजंस थे, जो महत्वपूर्ण इसमें बदलाव आए थे, उसको हम देखेंगे और सब पर डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। तो इसके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, तो उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में अगर हम देखें तो एक पॉइंट ये था, पहला पॉइंट अगर हम देखें तो था कि अखिल भारतीय संघ बनाना यानी कि एक फेडरेशन की स्थापना करना, जिसमें कौन कौन से शामिल होते, ब्रिटिश भारत शामिल होता और जो देसी रियासत थे उसको शामिल करके अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान किया गया था। तो जो अखिल भारतीय संघ था, उसमें जो ब्रिटिश इंडिया था जिसमें अंग्रेजों का शासन था, उसमें 11 प्रांत थे, 11 प्रांत थे, प्रोविंस थे। और जो देशी रियासत उसमें लगभग 600 देसी रियासत थे। तो इसमें ये प्रोविजन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कि जो अंग्रेजों द्वारा शासित प्रांत है और जो 600 देसी रियासत है, उनको मिलाकर हमें क्या बनाना है, अखिल भारतीय संघ बनाना है, अखिल भारतीय संघ। इसमें भी अंग्रेजों ने अपनी एक चाल चली, जो मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें तो पहले तो उन्होंने ये कहा कि हम एक अखिल भारतीय संघ बनाना चाहते हैं, जिसमें 11 प्रांत जो ब्रिटिश इंडिया है उसके होंगे और जो हमारे देसी रियासत है वो उसमें शामिल होंगे। तो जो 11 प्रांत थे, जो स्टेट थे 11, वो उनके लिए अनिवार्य था इसमें शामिल होना, कि वो तो इसमें आ ही जाएंगे, स्वतः उनको आना ही आना था। लेकिन देसी रियासत जो थे उनकी इच्छा पर निर्भर करता था, अगर वो चाहते तो अखिल भारतीय संघ में शामिल होते, और अगर उनकी इच्छा नहीं होती तो अखिल भारतीय संघ में शामिल नहीं भी होते। और इसमें भी उन्होंने एक कंडीशन लगा दी। इसके लिए उन्होंने क्या कंडीशन लगाई, उन्होंने कंडीशन ये लगाई कि जैसे सपोज 600 देसी रियासत है, तो 600 देसी रियासत में से 2 या 3 के शामिल होने से वो अखिल भारतीय संघ नहीं बनाते। उनका कहना था कि इतने देसी रियासत, इतने प्रिंसली स्टेट शामिल होनी चाहिए जिनकी जनसंख्या जो कुल 600 है उनका 50% से ज़्यादा होना चाहिए। तो सपोज कि जो 600 देसी रियासत है उसकी जनसंख्या कितनी, सपोज मान लीजिए कितनी की कितनी 20 करोड़ 20 करोड़ होती, आपको मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो 20 करोड़ होती, तो उसमें से 3 या 4 शामिल हो जाते तो वो देसी रियासत के शामिल होने से अखिल भारतीय संघ नहीं बनता। कम से कम 10 करोड़ की जनसंख्या होनी चाहिए थी उन देसी रियासतों की, तब जाकर अगर वो ब्रिटिश भारत के साथ मिलते तो अखिल भारतीय संघ बनता। जैसे कि अगर आप देखें हैदराबाद, आपको पता होगा हैदराबाद ने शामिल होने से इनकार कर दिया, तो अकेले हैदराबाद की ही जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। तो
तो उसको हटा देते अगर, तो सपोज अगर 50% की जनसंख्या नहीं होती तो अखिल भारतीय संघ नहीं बन पाता। अखिल भारतीय संघ बनने के लिए ये मस्ट था, ये कंडीशन अंग्रेजों ने लगा रखी थी कि जो ब्रिटिश प्रांत हैं उनके साथ इतने देसी रियासत शामिल होने चाहिए जिनकी जनसंख्या को अगर हम ऐड करें तो मोर देन 50% हो। यानी कि अगर उस देसी रियासतों की जनसंख्या 20 करोड़ है तो कम से कम इतने देसी रियासत होने चाहिए शामिल कि उनकी जनसंख्या 10 करोड़ से ज्यादा हो जाए, तभी क्या बनेगा, अखिल भारतीय संघ बन पाएगा। तो ये तो उन्होंने कर दिया। ये अंग्रेजों की एक चाल थी, क्योंकि वो एक अखिल भारतीय संघ तो बनाना ही नहीं चाहते थे। तो एक तो पॉइंट हमने देखा, हम ना एक एक करके सब पॉइंट को देखते भी जाएंगे और उस पर थोड़ा डिस्कशन भी कर लेंगे, और लास्ट में हम देख लेंगे कि कौन कौन से मेन मेन चेंजेज हुए थे। तो एक समरी हो जाएगा और हमें समझने में आसानी होगी। और जो सेकंड था, संघीय विधान सभा बनाने का, संघीय विधान मंडल। सेकंड जो प्रोविजन था वो था संघीय विधान मंडल बनाने का प्रावधान किया गया। तो संघीय विधान मंडल बनाने के लिए भी क्या प्रोविजन थे कि अखिल भारतीय संघ बनेगा तभी संघीय विधान मंडल बनेगा, क्योंकि अखिल भारतीय संघ बन ही नहीं पाया, क्योंकि उस समय बहुत सारे स्टेट ने, जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने शामिल होने से इनकार कर दिया। हैदराबाद इसमें शामिल नहीं हुआ था, जम्मू कश्मीर भी नहीं शामिल हुआ था, तो अखिल भारतीय संघ बन ही नहीं पाया। तो जो संघीय विधान मंडल का जो उन्होंने प्रोविजन रखा था वो भी नहीं बन पाया। लेकिन उसमें उन्होंने क्या किया था कि संघीय विधान मंडल जो था, उन्होंने कहा था कि इसके 2 सदन होंगे। एक तो उच्च सदन होगा, उच्च सदन जिसे आज की डेट में आप राज्यसभा कर सकते हैं, और दूसरा निम्न सदन। तो उसको 2 सदन बनाने का उन्होंने विचार रखा था, जिसमें उच्च सदन जिसको राज्यसभा राज्य परिषद कहेंगे, और जो निम्न सदन होगा उसको संघीय सभा कहा जाएगा, फेडरल असेंबली कहा जाएगा। तो ऐसा उन्होंने प्रोविजन रखा था कि हम सेंटर के लेवल पे केंद्र में एक संघीय विधान मंडल भी बनाएंगे, जिसके क्या होंगे, 2 सदन होंगे, एक तो उच्च सदन होगा, दूसरा निम्न सदन होगा। और जो थर्ड प्रोविजन था वो था, नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा और बता देती हूँ कि जो उच्च सदन था उसमें उन्होंने कितने रखा, सदस्यों की संख्या 260 रखा। उन्होंने कहा कि उच्च सदन जो है उसमें 260 सदस्य होंगे, जिसमें ब्रिटिश भारत से होंगे। ब्रिटिश भारत से कितने होंगे, 156 सदस्य होंगे, और 104 जो होंगे, 104 वो देसी रियासत से होंगे। तो जो ये 156 सदस्य होने थे ब्रिटिश भारत से उच्च सदन में, वो क्या होंगे, इलेक्टेड होंगे। और देखिए, और 104 जो उन्होंने कहा कि प्रिंसली स्टेट से होंगे, वो मनोनीत होंगे, नॉमिनेटेड होंगे, मनोनीत सदस्य होंगे। किसके, राजा रजवाड़े के द्वारा। यहाँ भी उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं, वो जो देसी रियासत है उससे वो इलेक्ट होकर नहीं आएंगे, राजा के द्वारा या देसी नरेशों के द्वारा वो मनोनीत होंगे। और निम्न सदन में उन्होंने कहा कि 375 सदस्य होंगे, 375 सदस्य होंगे, जिसमें फिर यहाँ पे उन्होंने डिवाइड किया। उन्होंने कहा कि 250 सदस्य जो होंगे ब्रिटिश इंडिया से होंगे, ब्रिटिश भारत से होंगे, जो क्या होंगे, इलेक्टेड होंगे। और 125 जो सदस्य होंगे वो देसी रियासत से होंगे, देसी रियासत से होंगे, और वो क्या होंगे, मनोनीत होंगे, नॉमिनेटेड सदस्य होंगे। किसके द्वारा, राजा के द्वारा, रजवाड़ों के द्वारा। तो इस तरह हम देखते हैं कि अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान अंग्रेजों ने रखा था 1935 के एक्ट के तहत, जिसमें उन्होंने कंडीशन भी लगाया था कि वैसे देसी रियासत के शामिल होने से अखिल भारतीय संघ होगा जब उनकी कुल जनसंख्या, देसी रियासतों की कुल जनसंख्या की 50% होनी चाहिए। और
अखिल भारतीय संघ बनेगा तभी संघीय विधान मंडल बनेगा, जिसके 2 सदन होंगे, एक तो उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन में उन्होंने कहा कि 260 मेंबर्स होंगे, जिसमें 156 जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे, यानी कि ब्रिटिश इंडिया से निर्वाचित होंगे, और 104 सदस्य जो हमारे देसी रियासत थे उससे राजाओं के द्वारा मनोनीत होंगे। और निम्न सदन में उन्होंने कहा कि 375 टोटल इसके मेंबर होंगे, जिसमें ब्रिटिश इंडिया से इलेक्टेड सदस्य जो हैं वो 250 होंगे और देसी रियासत से मनोनीत 125 सदस्य होंगे। तो ये इसका दो प्रोविजन पे, 2 पॉइंट पे हमने डिस्कशन किया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था, और जो थर्ड पॉइंट था वो था डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स, या डिवीजन ऑफ पावर भी कह सकते हैं, विषयों का बंटवारा। डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स या पावर, जो विषय थे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उसमें उन्होंने डिवीजन कर दिया, उसको उसको बांट दिया कि किसमें कौन सी सूची रहेगी। तो जो उन्होंने पहली सूची बनाई वो उसे कहा फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट अभी भी है हमारे यहाँ, फेडरल लिस्ट। इसमें थे 59 सब्जेक्ट्स, यानी कि 59 ऐसे विषय इसमें डाले गए थे, जिसमें जो कानून बनाने का अधिकार था वो किसको था? संघ को था, संघ सूची, इसे कहेंगे संघ सूची। और नेक्स्ट था प्रोविंशियल लिस्ट। प्रोविंशियल लिस्ट यानी कि राज्य सूची, राज्य सूची। और तीसरा था कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, सूचियों का बंटवारा। तो उन्होंने जितने भी सब्जेक्ट्स थे या पावर थे उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला उन्होंने रखा फेडरल लिस्ट यानी कि संघ सूची, उसमें 59 सब्जेक्ट्स को उन्होंने इंक्लूड किया। सेकेंड उन्होंने रखा राज्य सूची यानी कि प्रोविंशियल लिस्ट, उसमें उन्होंने 54 सब्जेक्ट्स को उन्होंने रखा कि 54 ऐसे विषय हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? राज्य को होगा। और तीसरा उन्होंने रखा कनकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची, जिस पर कानून राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों के बनाए गए जो भी कानून है, उसमें किसका ज्यादा प्रभावी होगा? वो संघ का ज्यादा प्रभावी होगा। यानी कि कंकरेंट लिस्ट में अगर कोई कानून बनाया जाता है और राज्य में और केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून में अगर आपस में खटपट होती है, तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा कंकरेंट लिस्ट के द्वारा। तो ये है 36 इसमें विषय रखे गए, 36 यानी कि 36 विषय रखे गए थे कंकरेंट लिस्ट में। और जो भी रेसिडुअल पावर थे वो किसके पास रहे? रेसिडुअल पावर रहे वायसराय के पास। वायसराय के पास सारे रेसिडुअल पावर, अवशिष्ट शक्तियां जिसको कहते हैं, वो किसे दे दिए गए? वायसराय को दे दिए गए। नेक्स्ट जो था वो था राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था, यानी कि स्टेट में जो थे वो, प्रोविंस में जो थे वो बाई कैमरल लेजिस्लेशन की व्यवस्था की गई। राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था, कहाँ पे? राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि बाई कैमरल लेजिस्लेशन। इसके अंतर्गत किन किन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई? 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। एक तो था बम्बई, मद्रास, फिर बंगाल, संयुक्त प्रांत, यानी कि संयुक्त प्रांत जो हमारा अभी यूपी का एरिया है, सेंट्रल प्रोविंस, संयुक्त प्रांत,
और मध्य प्रांत यानी कि अभी हमारा एमपी का जो एरिया है वो मध्य प्रांत कहलाता था उस समय, और बिहार। 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई, एक उच्च सदन और निम्न सदन। तो ये नेक्स्ट उन्होंने ये किया। और फिर जो नेक्स्ट था वो था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार। सांप्रदायिक निर्वाचन में क्या था कि आपने पहले भी पढ़ा होगा इसके बारे में कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति सबसे पहले 1909 ईस्वी में किसे दी गई? सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के अंतर्गत मुस्लिम्स को दी गई। हाँ, माइनॉरिटी कम्युनिटी में मुस्लिम्स को दी गई। फिर 1919 ईस्वी में इसी का विस्तार किया गया और सिख, एंग्लो इंडियन, इन सबको भी इसमें इंक्लूड किया गया। सिख थे, एंग्लो इंडियन थे, जो जहाँ पे माइनॉरिटी में आते थे, इन सबको इसमें इंक्लूड किया गया था। तो इसमें क्या किया गया कि सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया, यानी उनकी सीटों की संख्या को बढ़ा दी गई। और नेक्स्ट उन्होंने ये किया कि जो अपने शेड्यूल कास्ट के थे उसको सीटें आरक्षित की गई। उनको पहली बार ये प्रोविजन 1935 के एक्ट में ये किया गया। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत शेड्यूल कास्ट के लिए सीटें आरक्षित की गई। संयुक्त निर्वाचन के तहत शेड्यूल कास्ट के लिए, एससी के लिए सीट क्या की गई? रिजर्व कर दी गई। आज पेन पता नहीं क्यों अच्छे से थोड़ा काम नहीं कर रहा। तो संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत जो सीटें थी वो रिजर्व कर दी गई। लेकिन कम्युनल अवार्ड में उन्होंने क्या कहा था कि हम उनको एक अलग से सीटें देंगे, जैसे मीन्स उनको वो सांप्रदायिक निर्वाचन के तहत सीटें दे रहे थे। लेकिन महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया और कहा कि नहीं, जो शेड्यूल कास्ट है वो हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत ही आते हैं, तो उनको अलग से नहीं मिलने चाहिए, हिंदू के अंतर्गत ही सीटें आरक्षित मिलनी चाहिए और सीटें मिलनी चाहिए, आरक्षित होनी चाहिए। तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक पूना पैक्ट हुआ था। मैंने डिटेल में सब बताया है। तो पूना पैक्ट हुआ था और उनको हिंदू के अंतर्गत ही सीटें आरक्षित की गई। वहां पे वोटिंग का अधिकार सबको था, वहां पे जितनी जनसंख्या है सबको वोटिंग का अधिकार था। तो संयुक्त निर्वाचन के तहत पहली बार जो अनुसूचित जाति हैं उनके लिए सीटें रिजर्व कर दी गई। नेक्स्ट जो उन्होंने किया, उन्होंने प्रोविजन रखा था 1935 के एक्ट में, उन्होंने रखा था राज्यों में द्वैत शासन को समाप्त किया गया। द्वैत शासन समाप्त यानी कि डायरची को समाप्त किया गया। डायरची को कहाँ समाप्त किया गया? राज्यों में समाप्त कर दिया गया। अब आप में से बहुत लोगों को पता होगा द्वैत शासन के बारे में, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। द्वैत शासन क्या था? द्वैत शासन में जो है ना, ड्यूअल गवर्नमेंट होती थी। एक विषयों को 2 भागों में बांटा जाता था, आरक्षित यानी कि रिजर्व्ड, और दूसरा हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर्ड। तो आरक्षित जो विषय थे वहां पे किसका शासन चलता था? वहां पे शासन चलता था गवर्नर प्लस उसके काउंसिल का। हाँ, और जो हस्तांतरित सब्जेक्ट्स थे, विषय थे, वहां पे शासन चलता था गवर्नर प्लस जो मिनिस्टर्स थे, यानी कि मंत्री जो चुनकर आते थे,
उनका शासन चलता था। तो इनको दो भागों में बांटा गया था। वहां पर जो गवर्नेंस हो रहा था वो दो पार्ट में बांटा गया था। एक तो आरक्षित कर दिया गया था, दूसरा हस्तांतरित कर दिया गया था। आरक्षित में जो शासन किनका चलता था, गवर्नर प्लस उनकी काउंसिल का। और हस्तांतरित ट्रांसफर्ड जो थे उसमें शासन चलता था गवर्नर प्लस इलेक्टेड जो भी निर्वाचित मंत्री या जो सदस्य होते थे उनका चलता था। और इनका बाद में क्या किया गया कि द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को क्या दी गई, स्वायत्तता दी गई। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, ऑटोनॉमी दी गई, ऑटोनॉमी दी गई। और इसका हेड कौन हो गया, गवर्नर। गवर्नर को हेड बना दिया गया। द्वैत शासन को राज्यों से समाप्त करके राज्यों को क्या दी गई, ऑटोनॉमी दे दी गई। मतलब वो अपना डिसीजन खुद ले सकते थे और उसका हेड कौन होता था, गवर्नर होता था। तो ये कहने के लिए किया गया था। कहीं ना कहीं वायसराय गवर्नर जनरल का अभी भी ऑर्डर ही फॉलो होता था, लेकिन उन्होंने एक्ट में इस चीज को डाला था। तो इसमें दो अथॉरिटी होती थी, इसीलिए हम इसे क्या कहते थे, द्वैत शासन कहते थे। तो प्रांतों से द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को क्या दी गई, स्वायत्तता दी गई, ऑटोनॉमी दी गई। और उसका हेड कौन होता था, उसका हेड किसे घोषित किया गया, गवर्नर को घोषित किया गया। और जो नेक्स्ट था, राज्यों से द्वैत शासन को तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन उसी द्वैत शासन को, नेक्स्ट पॉइंट है, उसी द्वैत शासन को कहाँ पे लागू किया गया, केंद्र में लागू किया गया, केंद्र में। यानी कि डायरची को कहाँ पे लागू किया गया, केंद्र में लागू कर दिया गया। यहाँ पे सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में बांट दिए गए, जो अथॉरिटी को दो पार्ट में बांट दिए गए। पहला तो था आरक्षित और जो दूसरा था वो हस्तांतरित था, यानी कि ट्रांसफर्ड था। तो जो आरक्षित थे उसमें जो भी रूल एंड रेगुलेशंस बनाने का अधिकार था वो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या फिर वायसराय को था। और प्लस उसकी काउंसिल, गवर्नर जनरल प्लस काउंसिल को था उस पर कानून बनाने का अधिकार। काउंसिल्स में जो सदस्य थे उसकी संख्या को घटाकर कितना कर दिया गया, 3। यानी कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, जो उसके सदस्यों की संख्या को घटाकर 3 कर दिया गया। और जो ट्रांसफर्ड हस्तांतरित थे उस पर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का अधिकार था वो गवर्नर प्लस जो भी इलेक्टेड मिनिस्टर्स थे वो कैसे थे, इलेक्टेड थे, निर्वाचित सदस्य इस पर जो भी रूल रेगुलेशन है वो बना सकते थे। यानी कि प्रांतों से जो द्वैत शासन को समाप्त किया गया, उसी द्वैत शासन को कहां पर फिर से लाकर लागू कर दिया गया, केंद्र में लागू किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू किया गया, जिसमें दो भागों में अथॉरिटी को बांट दिया गया, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। रिजर्व पे जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाना था वो गवर्नर जनरल या वायसराय, और प्लस उसके काउंसिल के 3 मेंबर्स को ये राइट था, अधिकार मिला हुआ था। और जो ट्रांसफर्ड थे उन पर कानून बनाने का अधिकार या चेंजेस लाने का अधिकार गवर्नर प्लस जो भी मिनिस्टर्स थे, जो मंत्री परिषद थे, उनकी सलाह पर वो चेंजेस ला सकते थे या कानून बना सकते थे। और जो नेक्स्ट था इस एक्ट का प्रोविजन, वो था फेडरल कोर्ट की स्थापना करना। फेडरल कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट का गठन इसी एक्ट के द्वारा किया गया था। इसमें था एक चीफ जस्टिस होंगे, एक चीफ जस्टिस, और जो सेकंड पॉइंट था इसमें 2 अन्य जस्टिस होंगे। फेडरल कोर्ट के गठन का प्रावधान यानी कि सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान इसी एक्ट के द्वारा किया गया, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 2 अन्य चीफ जस्टिस होंगे, 2 अन्य जो जज होंगे। तो आप कहेंगे कि इसके पहले भी तो था 1772 के एक्ट के तहत जो 1772 का आया था एक्ट, उसके द्वारा तो वो कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। अब इस एक्ट के द्वारा अखिल भारतीय संघ के लिए, मतलब कि पूरे भारत संघ के लिए एक सुप्रीम कोर्ट बनाने की बात की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन
इसमें भी उन्होंने क्या चालाकी की कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आया उसके अगेंस्ट अगर किसी को अपील करनी है तो वो कहाँ कर सकते थे, प्रीवी काउंसिल में। प्रीवी काउंसिल में वो अपील कर सकते थे और प्रीवी काउंसिल कहाँ था, लंदन में था। यानी कि अगर किसी केस में किसी को ऑब्जेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उनको मान्य नहीं है, तो उसके खिलाफ अपील करने का प्रावधान कहाँ रखा गया, प्रीवी काउंसिल के पास, जो कहाँ था, लंदन में था। यानी कि भारत में केस लड़ो और सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन अगर मान्य नहीं है तो आप लंदन जाकर प्रीवी काउंसिल में अपील करो, ऐसा प्रोविजन किया गया। और इसी के तहत 1937 में सुप्रीम कोर्ट का गठन भी किया गया। और जो नेक्स्ट प्रोविजन था वो था, नेक्स्ट इसमें प्रोविजन किया गया, एक केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया और इसी के तहत आरबीआई का गठन किया गया। भारत के लिए एक केंद्रीय बैंक का गठन करने का प्रावधान था और आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को किसका गठन किया गया, आरबीआई का गठन किया गया इसी एक्ट के प्रोविजन के तहत। और इस एक्ट में जो भी चेंजेस लाने थे उसके लिए सुपरमेसी किसको दी गई, मतलब इस एक्ट में जो भी चेंजेस करने थे उसके लिए अधिकार किसके पास था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास था। तो इस एक्ट में ये प्रोविजन किया गया, सुपरमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि चेंजेज लाने के लिए, इस एक्ट में परिवर्तन लाने के लिए, एक्ट में चेंज लाने के लिए किसको अधिकार दिया गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया। भारत में भारत की जो केंद्रीय विधानमंडल था उसको ये अधिकार नहीं दिया गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ही इस एक्ट में परिवर्तन कर सकता था। और नेक्स्ट था, भारत परिषद का अंत कर दिया गया, यानी कि इंडियन काउंसिल जो हुआ करता था उसको समाप्त कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। भारत परिषद को समाप्त करने का प्रावधान इसमें किया गया और ये ऑर्गेनाइजेशन किया गया भारत में, उसके बॉर्डर्स में भी, इसके स्टेट के बॉर्डर्स में भी रीऑर्गेनाइजेशन किया। अब रीऑर्गेनाइजेशन में हम देखें क्या क्या होगा। फिर से पुनर्व्यवस्था की गई। जैसे जो सिंध का एरिया था, पहला अगर हम देखें तो सिंध पहले बम्बई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, तो सिंध को अलग किया गया किससे, बॉम्बे से सिंध को अलग कर दिया गया बम्बई से। बिहार और उड़ीसा, इनको अलग कर दिया गया। पहले बिहार और उड़ीसा एक पार्ट में थे, एक ही थे, लेकिन इनको क्या किया गया, अलग कर दिया गया। बिहार को अलग स्टेट बना दिया गया, उड़ीसा को एक अलग स्टेट बना दिया गया। वर्मा यानी कि आज का जो म्यांमार है उसको भारत से ही अलग किया गया, म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि दो एक्ट आए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935। क्यों आए थे, क्योंकि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। और जो नेक्स्ट किया गया था, अदन का जो एरिया था, और अदन को भी भारत से अलग करके क्राउन का कॉलोनी बना दिया गया, यानी कि सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन ला दिया गया। एक अलग एरिया बनाकर उसको ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश बनाया गया। नेक्स्ट जो इसमें जो प्रोविजन था, एक संघीय रेलवे की व्यवस्था की गई, फेडरल रेलवे की व्यवस्था की गई थी। संघीय रेलवे अथॉरिटी की व्यवस्था की गई थी। आज भी आप देखते होंगे कि जो रेलवे है वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है, तो इसी के तहत ये किया गया था। नेक्स्ट इसका प्रोविजन था, और एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन मैं आपको बताती हूँ कि संघीय, राज्य स्तरीय और संयुक्त पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की बात की गई। यानी कि जो यूपीएससी है, संघीय
संघीय, राज्य स्तरीय और संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाने की बात की गई। यानी कि जो हमारा आज का यूपीएससी है, जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका गठन 1935 के एक्ट के हिसाब के अनुसार ही किया गया। तो एक बार हम इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 थे, उसके मेन पॉइंट क्या थे। तो इस एक्ट में प्रोविजन था कि अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा, यानी कि एक फेडरेशन बनाया जाएगा जिसमें कौन कौन शामिल होंगे, ब्रिटिश भारत के जो जितने भी प्रोविंस है वो शामिल होंगे और देसी रियासत शामिल होंगे। लेकिन इसमें सरकार ने क्या लगा रखी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शर्त लगा रखी थी कि जो देसी रियासत है उसमें जनसंख्या का शर्त लगाया था कि 50% से अधिक शामिल होने चाहिए। और फिर उन्होंने कहा था इस एक्ट में कि जब फेडरेशन बन जाएगा, अखिल भारतीय संघ बन जाएगा, तो क्या बनेगा, अखिल भारतीय विधान मंडल बनेगा, जिसमें 2 सदन होंगे, उच्च सदन होंगे, निम्न सदन होंगे। उच्च सदन में जो है वो हमारा आज का जो राज्यसभा है वो उच्च सदन है। तो उसमें होंगे 260 सदस्य, जिसमें ब्रिटिश भारत से और जो देसी रियासत है उनसे होंगे। और देसी रियासत वाले जो सदस्य होंगे वो मनोनीत होंगे और जो ब्रिटिश भारत है वो इलेक्टेड होंगे। और निम्न सदन में भी इसी तरह से था, 375 इसके कुल सदस्य होने थे संघीय विधानमंडल में। तो उसमें भी निम्न सदन के जो सदस्य होते हैं उसमें 250 ब्रिटिश भारत के और 125 देसी रियासत के होने थे। लेकिन जो उन्होंने जनसंख्या का जो कंडीशन उन्होंने लगाया था वो पूरा ही नहीं हो सका और अखिल भारतीय संघ बन ही नहीं पाया। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भारत में जो अखिल भारतीय संघ एक फेडरेशन बनाने की बात हुई थी वो नहीं बन पाया, क्योंकि हैदराबाद, जूनागढ़ जैसे रियासत आपको पता ही होगा, वो इसमें शामिल होने के लिए तैयार ही नहीं थे, राज्यों की इच्छा पर निर्भर था। तो जब अखिल भारतीय संघ ही नहीं बन सका तो संघीय विधानमंडल भी नहीं बन सका और जो शासन है वो 1919 के एक्ट के तहत ही चलता रहा। और जब भारत आजाद हुआ तब जाकर एक संघ बना और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस हमारे संविधान में भी लागू किए गए थे बाद में, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के। तो तब जाकर 1935 का जो एक्ट है उसके तहत काम करना शुरू किया गया था जब भारत को आज़ादी मिली। थर्ड मेन पॉइंट था इसका वो था डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि विषयों का बंटवारा, सूचियों का बंटवारा, जिसमें कि 3 सूची थे, संघ सूची मैंने आपको बताया, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को था, राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को था और समवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को था। लेकिन अगर मतभेद हो तो जो केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाया गया है वही मान्य होता। और राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई, कुछ राज्यों में बाई कैमरल लेजिस्लेशन की व्यवस्था की गई, वो 6 राज्यों में की गई, मैं बता चुकी हूँ आपको। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन के तहत जो सीटें दी गई थी उसकी संख्या को बढ़ाया गया और शेड्यूल कास्ट को पहली बार सीटों का आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जाति को पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत सीटें आरक्षित करके दी गई और राज्यों में दैत शासन को समाप्त किया गया, यानी कि डायटी को समाप्त किया गया। जो 2 अथॉरिटी होती थी जो शासन करती थी उसको समाप्त कर दिया गया राज्यों से और राज्यों को क्या दी गई, ऑटोनॉमी दी गई, जहां का शासन कौन करता, गवर्नर करता था। और राज्यों से तो द्वैत शासन को समाप्त किया गया, लेकिन उसी द्वैत शासन को कहाँ लागू कर दिया गया, केंद्र में, केंद्र सरकार में द्वैत शासन को लागू कर दिया गया। यहाँ पर भी रिजर्व एंड ट्रांसफर 2 पार्ट में बांट दिया गया और फेडरल कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट हम अपील कहाँ कर सकते थे,
फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का इंडिया में होगा, लेकिन अगर उसका डिसीजन किसी को पसंद नहीं आया तो उसको प्रिवी काउंसिल लंदन में उसको अपील करना होता था। इंडिया काउंसिल का अंत कर दिया गया। सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट किसका था? ब्रिटिश पार्लियामेंट की सुपरमेसी थी। हमारे देश में जो भी एक्ट या जो भी कानून या जो भी चेंजेस लाने थे, वहां पे किसकी सुपरमेसी थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट की। मैंने यहाँ बी लिख दिया है, आप समझ लीजिएगा, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट है। तो सुपरमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट रखा गया इस एक्ट में भी। रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, यानी कि पुनर्व्यवस्था की गई, जिसमें सिंध को बंबई से अलग किया गया, बिहार और उड़ीसा को दो अलग राज्यों में डिवाइड कर दिया गया, अदन को अलग कर दिया गया, वर्मा यानी कि म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया, और एक फेडरल संघीय रेलवे की स्थापना का प्रावधान इस एक्ट में रखा गया। नेक्स्ट जो था, भारत की मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक का गठन किया गया, यानी कि आरबीआई का गठन किया गया, और पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया, यानी कि केंद्र स्तर पर यूपीएससी लोक सेवा आयोग और राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। तो इस तरह इसमें प्रावधान तो बहुत सारे थे, प्रोविजंस बहुत सारे थे, लेकिन इसके जो मेन प्रोविजंस है वो हमने यहाँ पे आज डिस्कस किया है, और इससे जो भी चेंजेज आए थे वो हमने डिस्कस किया है। और अब हम देखते हैं कि इससे जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो क्या बनते हैं। तो इस एक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम में अक्सर आते हैं, जैसे कि आपको आ सकता है कि रेलवे, जो अखिल भारतीय रेलवे का गठन किस एक्ट के तहत किया गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया, किस एक्ट के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन डायरेक्टरी को लागू किया गया, प्रांतों से किस एक्ट के द्वारा जो द्वैत शासन है उसको समाप्त किया गया। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये, कि शेड्यूल कास्ट को सीटें किस एक्ट के द्वारा आरक्षित करने का प्रावधान किया गया, और आरबीआई का गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया। बहुत सारे क्वेश्चन इसको से बनते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको समझने में आपको आसानी हुई होगी। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि ये एक्ट तो बन गया था 1935 का, लेकिन इसके कुछ ही पॉइंट को लागू किया गया। भारत में शासन अभी भी 1919 के अधिनियम के तहत ही चल रहा था, क्योंकि भारत 1947 तक क्या हुआ, संघ बन ही नहीं पाया था। तो 1919 के एक्ट के तहत ही शासन हुआ। जब भारत संघ बना तब जाकर 1947 के बाद इस एक्ट के प्रोविजन सारे लागू हुए, और हमारे संविधान में भी इसके मोस्टली जितने पॉइंट हैं उसको ले लिया गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझने में आसानी हुई होगी। कोई परेशानी या कोई भी आपका सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स।